A 200 ml citrus fruit drink contain ascorbic acid, that is vitamin C, whose molecular weight is 176.13. Was acidified with H2SO4 and the solution was added with 10 ml of 0.25 molar आयोडीन। इधर एक मिसप्रिंट दिख रही है मुझको, शायद 100% जब मिसप्रिंट होना चाहिए, इधर 0.025 करके करो आप, 0.025 मोलर आयोडीन होना चाहिए इसको, क्योंकि 0.25 मोलर आयोडीन कभी होती नहीं है। आयोडीन सैचुरेट हो जाती है 0.25 मोलर में, तो डिसॉल्व ही नहीं हो पाती है, तो डेफिनेटली 0.025 मोलर आयोडीन होना चाहिए। मिसप्रिंट है वहां पर। Some of the iodine was reduced by ascorbic acid to iodine. The excess iodine required 4.6 ml of 0.01 molar hypo for reduction. What was vitamin C content in the drink in milligram vitamin per ml drink? The reaction are this. और उन्हें बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है। यहां बैलेंस्ड रिएक्शन देने से प्रॉब्लम बड़ा सरल हो जाता है। हम इसे पूरी तरह से मोल कंसेप्ट में ही करना पसंद करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में कई बातों की जानकारी मिलती है। एक तो यह पता लग जाता है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी बायोलॉजिकल नेम है और केमिस्ट्री में उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और उस एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता लग जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भले ही पता नहीं लग रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर पता लग रहा है। जैसे विटामिन सी की कोई बॉटल है, खूब सारे ऐसे टॉनिक वॉनिक होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के, तो ये विटामिन सी का कोई टॉनिक है, 200 ml का टॉनिक है। जैसे बॉटल पर लिखा हुआ रहता है, ईच ml ऑफ द लिक्विड कंटेन दिस मच ml ऑफ और दिस मच ग्राम्स ऑफ। किसी भी बॉटल पर, मेडिसिन पर उठाकर देखेंगे तो उसमें जैसे कोई टैबलेट है तो लिखा हुआ रहेगा मिलीग्राम्स ऑफ ईच कंटेंट। और वही चीज पूछा है कि बताइए कि इस टॉनिक में, विटामिन सी का जो टॉनिक है, इसके 1 ml में कितने मिलीग्राम, और उसके लिए डेटा दिया है 200 ml एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 176.13 है। इसको एसिडिफाई कर दिया H2SO4 डालकर, जो सोल्यूशन बना वह 10 ml 0.025 मोलर आयोडीन से टाइट्रेट हुआ। कुछ आयोडीन बचा, उस आयोडीन ने इतना Na2H2O3 कंज्यूम कर। अब देखिए, और आयोडीन की हाइपो से रिएक्शन दे रखी है, बॉइलिंग कंडीशन में आयोडीन की हाइपो से रिएक्शन दे रखी होगी। अब देखिए, मोल्स ऑफ हाइपो निकाल सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ हाइपो।
मिलीमोल्स ऑफ हाइपो इज 0.01 molarity into volume in ml. This is the millimoles of hypo. अब यह जो मिलीमोल्स ऑफ हाइपो है यह किससे रिएक्ट कर रहा है? आयोडीन से, अनरिएक्टेड एक्सेस आयोडीन से। तो इस मिलीमोल्स ऑफ हाइपो को देखकर हम अनरिएक्टेड एक्सेस मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन लिख सकते हैं। देखिए, 1 मोल हाइपो 4 मोल आयोडीन से रिएक्ट करता है, तो इतने मोल्स हाइपो, यह जो मोल्स ऑफ हाइपो आया है यह इंटू 4, दिस इज एक्सेस अनरिएक्टेड मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन। इतने एक्सेस अनरिएक्टेड मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन इस सॉल्यूशन। अब इनिशियल आयोडीन के कितने मिलीमोल्स लिए गए? इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ आयोडीन कितने हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। So what is the reacted millimoles of iodine? Millimoles, इधर लिखता हूं, millimoles of iodine reacted with विटामिन सी कितना है? इनिशियल मिलीमोल्स minus the unreacted millimoles, ये 4 into 0.1 करके छोटा सा मैं लिखती हूं। इनिशियल मिलीमोल्स माइनस अनरिएक्टेड मिलीमोल्स, दिस इज द रिएक्टेड मिलीमोल्स विद विटामिन सी। अब देखिए, आयोडीन का 1 मोल विटामिन सी के साथ रिएक्ट करता है, हेंस दिस इज ऑल्सो मिलीमोल्स ऑफ विटामिन सी। यह विटामिन सी के मिलीमोल्स है। मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी क्या होगा? मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी वुड बी नंबर ऑफ मिलीमोल्स into its molecular weight. This is the milligrams of vitamin C. Now, milligram per ml of vitamin C is 0.25 minus 0.04 into 4.6 into 176.13 upon 200. This is milligrams per ml of vitamin C. Solve it in order to get the answer. Proceed with 47th problem. A mixture of CS2 and H2S was oxidized, yields a mixture of CO2, SO2 and H2O, and it exerts, and this H2O is gas, हमने साफ कर रखा, it exerts 748.8 mm in 60 liters at 327 degrees centigrade, and to oxidize SO2, जो भी कुछ SO2 है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए 700 ml of 2N iodine was required for a mole fraction of CS2. इसका मोल फ्रैक्शन बताना है। देखिए, पहले तो रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं। CS2 को ऑक्सीजन के साथ में जब करेंगे तो CO2 प्लस ट्वाइस SO2 मिलेगा और 3 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया।
H2S को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो H2O प्लस SO2 मिलेगा और 3/2 मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम। मान लीजिए X मोल CH2 के हैं, Y मोल H2S के हैं, तो कुल मिला के X मोल CO2 के मिल जाएंगे, 2X मोल SO2 के मिल जाएंगे, Y मोल H2O के मिल जाएंगे और Y मोल SO2 के मिल जाएंगे। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 3x plus 2y. 3x plus 2y. These are the total moles of gases. And N equal to PV by RT. N equal to PV by RT. टोटल मोल्स ऑफ गैस इतने हैं, प्रेशर है 748.8 upon 760, वॉल्यूम इज 60 liters, R is 0.0821, टेम्परेचर इज 600। एक एक क्वेश्चन बन गई। अब SO2 के मोल्स कितने हैं? SO2 के मोल्स है 2x प्लस y। यदि SO2 के इतने मोल्स हैं तो देखिए SO2 would be oxidized by iodine, iodine would be reduced and SO2 would be oxidized to sulfate ion। SO2 जिसमें सल्फर प्लस 4 पर है, यह सल्फर प्लस 6 पर जाएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट H2। This is the moles of sulfur dioxide and this is the equivalent of sulfur dioxide। This much equivalent of sulfur dioxide react with iodine, it should be equal to equivalent of iodine। Equivalent of iodine is normality into volume in liters। Solve for x and y। two equation, two unknown, you can always solve for x and y। x और y के लिए solve करने के बाद mole fraction of CH2 is x upon x plus y। Solve it in order to get the answer। 49th problem करें। 5 gram of copper alloy was dissolved in 1 H2SO4 और 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया गया। 20 ml of the solution was titrated iodometrically। यह जो 20 ml सैंपल है, it was iodometrically titrated। Now what do you mean by this iodometric titration? Iodometric titration करा and the solution required 20 ml of hypo। अब उन्होंने कहा है, दूसरा एक ब्रांच दे रखा है 20 ml of K2Cr2O7 which contain 2.4 gram per liter of in presence of H2SO4 and excess Ki liberated some iodine and it required 30 ml of same hypo। Calculate percentage purity of copper alloy। मैं प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रिएक्शन क्या हो रहा है यह चीज समझा देता हूं, क्योंकि जब तक मैं यह नहीं समझाऊंगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। ध्यान से समझ लो पूरे प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन थ्योरी समझाते समय मैंने आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन बताया था। वह आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और प्रॉब्लम में इस आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा किस तरह से परसेंटेज कॉपर निकाल लिया जाता है, यह सभी जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, लेबोरेटरी एप्लीकेशन है। यह जो रिसर्च सेंटर है होते हैं, उन सब रिसर्च सेंटर में इन सब रिएक्शंस का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। कोई
कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर में कोई कंपनी कॉपर का कुछ परसेंटेज क्लेम कर रही है और आपको कंफर्म करना है कि सचमुच में यह कंपनी जो कॉपर का परसेंटेज क्लेम कर रही है वह इस वायर में है या नहीं। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में जो वायर की क्वालिटी होती है, जो कंडक्टिविटी की क्वालिटी होती है, वह पूरी तरह से निर्भर करती है कि उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना है। कॉपर का पुअर परसेंटेज होगा तो पुअर कंडक्टिविटी होगी, पुअर वायर कहलाएगा, उसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, उसमें वायर गर्म होगा, जलने के उसके चांसेस होंगे और अननेसेसरी पावर वेस्टेज होगा। तो इस तरह से हम कॉपर परसेंटेज जगह जगह पर निकालते हैं और वही कॉपर परसेंटेज, कोई कॉपर वायर है जो 5 ग्राम कॉपर वायर ले लिया, उसी 5 ग्राम कॉपर वायर में हमको कॉपर का परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले क्या करा, 1 लीटर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर इस कॉपर वायर को डाल दिया। क्या होगा, यह कॉपर H2SO4 से क्या रिएक्ट करेगा, क्या कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करेगा, क्या कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करता है, क्या कॉपर H पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कॉपर की H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? एनीबडी सिटिंग हियर, आप में से कोई भी कॉपर की H2SO4 में डालने पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन होगी तो क्या बनेगा? कॉपर की H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप में से अभी तक काफी लोग बोल रहे हैं नहीं होगी। क्या आप में से कोई ऐसा बोलता है कि होगी? कॉपर की H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यदि आप में से कोई यह बोलता है कि हाँ कॉपर के H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, तो वह रिएक्शन बताए क्या होगी। आप में से कोई भी? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं अभी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में वैसे मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर है, जिंक उसके नीचे, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और सबसे नीचे फ्लोरीन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होते हैं और नीचे वाले रेड्यूस होते हैं। ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होते हैं, नीचे वाले रेड्यूस होते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। कॉपर नीचे है, H पॉजिटिव ऊपर है। कॉपर रिड्यूस होना पसंद करता है, H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। कॉपर रिड्यूस होना पसंद करता है, H पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। मैं बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय बताऊंगा, अभी तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं बस। कॉपर इज ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट में, H पॉजिटिव ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में। एक बात निश्चित है, कॉपर H पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता। कॉपर H पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन सल्फेट आयन को तो रिड्यूस कर सकता है, जो कॉपर से नीचे होता है। कॉपर H पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा
और सल्फेट आयन को सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस करेगा। इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, H पॉजिटिव रिड्यूस नहीं होगा। इस केस में सल्फेट आयन रिड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। आप में से सिर्फ एक ने सही जवाब दिया था। दिस इज द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस। मैं बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद जो मैं चैप्टर कराने वाला हूं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2-3 बार हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिस्कशन करेंगे और इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब कौन रिड्यूस करता है, कब कौन ऑक्सीडाइज करता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपको काफी कुछ इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन के कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब कॉपर में को जब H2SO4 में डाला गया तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से SO2 तो उड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट होगा। 20 ml सैंपल में डेफिनेटली कॉपर सल्फेट आएगा। अब यह जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट आया है, इसका आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसका आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करेंगे देखिए। इसमें एक्सेस KI डाल दिया जाता है, एक्सेस KI डाल दिया जाता है। यह KI एक्सेस में है। इनफैक्ट एक्सेस KI डालने पर हमेशा ध्यान रखें आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमेशा रिड्यूस होता है +1 पर। मेटालिक कॉपर में रिड्यूस नहीं होगा, कॉपर +1 स्टेट पर रिड्यूस होता है। और यह जो आयोडीन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से मिलता है, इस आयोडीन को फिर फर्दर हाइपो से ऑक्सीडाइज करवाया, रिड्यूस करवाया जाता है इस तरह से। जो पहला ट्री है, उस पहले ट्री में यह रिएक्शंस हो रही है। अब इसके बाद उन्हें एक और ट्री दिया है, एक छोटा ट्री और दिया है कि यह एक सेपरेट ट्री है, यह एक सेपरेट डेटा दिया हुआ है यहां से यहां तक। K2Cr2O7, K2Cr2O7 में जब हमने एक्सेस KI डाला तो वंस अगेन आयोडीन लिबरेट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्रोमियम रिड्यूस हो जाएगा। 20 ml K2Cr2O7 जब लिया, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर है, इसमें एसिडिक मीडियम बना के एक्सेस KI डाला तो आयोडीन लिबरेट हो जाएगा। और यह आयोडीन फिर वापस हाइपो से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन होने वाली ऑलरेडी लिख रखी है। रेलेवेंट रिएक्शन मैंने लिख दी। इन रेलेवेंट रिएक्शन को देखते हुए क्या अब आप इस प्रॉब्लम को कर सकोगे? मैं आपको फिर वापस 4 से 5 मिनट का समय देता हूं। इस प्रॉब्लम में हमको दे रखा है 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ K2Cr2O7। 2.4 grams means upon 294. This is the moles per liter. इतने मोल्स पर लीटर मतलब इतने मोल्स 20 ml में, इतने मोल K2Cr2O7 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने मोल यदि K2Cr2O7 इस्तेमाल कर रहे हैं मींस इनटू 6, इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 हमने इधर यूज करे। यदि इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 यूज करे मतलब इतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन बनी। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। यदि इतने इक्विवेलेंट आयोडीन बनी है मतलब इतने ही इक्विवेलेंट हाइपो होने चाहिए 30 ml में। इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो 30 ml में इतने होने चाहिए। This is the equivalent of hypo in 30 ml. It's equal to normality into volume in liters. This is the equivalent of hypo. और इधर से हाइपो की नॉर्मेलिटी आ गई। देखिए फिर वापस कैसे करा। 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। दिस इज द मोल्स इन 1 लीटर, दिस इज मोल्स इन 1 लीटर, दिस इज मोल्स इन 20 ml।
इतने मोल्स K2Cr2O7 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, this is the equivalent of K2Cr2O7, this is equal to normality, this is the equal to equivalent of Ki, this is equal to equivalent of iodine, and this would be equal to equivalent of hypo. हाइपो के भी इतने इक्वल होने चाहिए। हाइपो के इक्वल कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और इधर से हाइपो की नॉर्मेलिटी आ गई। हाइपो की नॉर्मेलिटी इधर से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। Normality of hypo is 2.4 into 4 by 294. This is the normality of hypo. अब हम इधर से चालू हो जाएंगे। इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितने ले रहे हैं हम? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो हम ले रहे हैं 2.4 इंटू 4 बाय 294 इंटू 20 बाय 1000। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। मतलब इतने ही इक्विवेलेंट इधर हाइपो के हैं, मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, इक्विवेलेंट आयोडीन के हैं। Means this is the equivalent of copper sulfate. This is also equal to equivalent of copper sulfate. Copper sulfate के इतने ही equivalent है। Equivalent of copper sulfate आ गया। अब खास बात, इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट और इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का रिडॉक्स चेंज हो रहा है +2 से +1, इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का रिडॉक्स चेंज हो रहा है 0 से +2। क्योंकि रिडॉक्स चेंज बराबर नहीं है, इसलिए कॉपर सल्फेट के इक्विवेलेंट्स इक्वेट नहीं कर सकते। हमें मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना होगा। हमने पहले इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो निकाला, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो से इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन निकाला, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इस रिएक्शन की होगा, वह इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट होगा इस रिएक्शन की। अब मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 1। दिस इज इक्वल टू moles per 20 ml. This is moles in 20 ml. यह 20 ml सैंपल था, इतने मोल्स कॉपर सल्फेट के। सो टोटल मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टोटल कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टोटल निकाले तो 20 ml में मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लिए। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 20 ml में तो आएगा 2.4 इंटू 4 इंटू 20 बाय 294 इंटू 1000। दिस इज द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 20 ml। तो 1 लीटर में अपॉन 20 इंटू 1000 कर दिया, और जितने मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है उतने ही मोल्स ऑफ कॉपर है, मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। तो यहां मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। नाउ वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ कॉपर इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर कॉपर का परसेंटेज इतना होना चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर।